हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे पास केवल क्या 15 दिन बचे हैं कि 15 दिन में हम कैसे जल्दी जल्दी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, यानी कि सभी पेपरों की। और सबसे पहली बात यह है कि 15 नंबर के जो प्रश्न है हमारे, अगर हम बात करें पार्ट ए और पार्ट बी के लिए जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस की अगर तैयारी कर लेते हैं तो 25 नंबर का हमने यहाँ पर पूरा कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए मैं बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको लेकर आई हूँ, जो कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि 25 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और उस पर नोट करते जाइए, हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए। बाकी अब तक मैंने 2 क्लासें कर चुकी हूँ, क्लास 1 क्लास 2। ठीक है, आज क्लास 3 होगी हमारी, उसमें मैं अब तक 40 प्रश्नों पर बात कर चुकी हूँ। तो अगर अब तक नहीं देखे दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा DED एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके। उसमें आपको फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर तक की मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न। छोटी चौड़ी गर्दन, छोटे आकार के कान एवं जीभ का प्रलंबन, ये लक्षण किस स्थिति को दर्शाते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐसी लक्षण किस बच्चों में देखने को मिलते हैं जिनकी छोटी और चौड़ी गर्दन रहती है। यानी कि छोटी का मतलब है गर्दन झुकी हुई छोटी होगी और थोड़ी चौड़ी होगी, फैली हुई होगी। छोटी चौड़ी गर्दन, छोटे आकार के कान, यानी कि कान भी क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, उनकी संरचना कैसी होगी, छोटी छोटी होगी। और जीभ का प्रलंबन का मतलब है जीभ बाहर निकली हुई और मोटी जीभ। ठीक है, ये लक्षण किस स्थिति को दर्शाते हैं। अब आपसे ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें क्रिटिनिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एमआर हो गया या हाइड्रोसेफेलिस हो गया। ठीक है, अब आकार बड़ा देखकर लोग हाइड्रोसेफेलिस लगा देंगे अगर उनको पता नहीं होगा। तो दोस्तों छोटी चौड़ी गर्दन, छोटे आकार के कान एवं जीभ का प्रलंबन किन बच्चों का लक्षण है, ये डाउन सिंड्रोम बच्चों का। तो किस स्थिति से है ये, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बच्चों के ये लक्षण है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आप देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें उन बच्चों की छोटी और चौड़ी गर्दन दिखाई देती है, जीभ बाहर निकली हुई और मोटी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, और कान क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। आंखों का आकार चांद के आकार की तरह गोल होता है उनकी। ठीक है ना, और आंखें हमेशा नीचे को झुकी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रश्न नंबर 42 दोस्तों। एकीकृत शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका पेपर 7 से और पेपर 11 से, यानी कि पेपर 11 में भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है और पेपर 7 में भी मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको कराना मोस्ट इंपोर्टेंट समझाइए। तो दोस्तों एकीकृत शिक्षा की अवधारणा श्री अरविंद ने प्रतिपादित की थी, श्री अरविंदो ने। और ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर इनका जो नाम है श्री अरविंदो ही है, अरविंद नहीं है। अपनी तरफ से उसमें क्या पता नाम का करेक्शन वो गलत कर दे, कभी अरविंदो कर दे, अरविंद जी कर दे या अरविंद दास कर दे, तो आप श्री अरविंदो ही लगाना। उसमें अदर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जा सकता है, हो सकता है 2 नंबर में पार्ट बी में आपसे ये पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। पैक्स विधि का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पैक्स का जो विस्तार है आप लिख लीजिए, क्या पता आ जाए आपको पैक्स का विस्तार क्या है, कि पैक्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। और क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ऊपर PECS लिखा होगा, पैक्स लिखा होगा, नीचे इसका पूरा फुल फॉर्म लिखा होगा, या फुल फॉर्म ऊपर होगा, उसका संक्षिप्त नाम पूछ सकता है आपसे। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम लिखने के बाद ऑप्शन में क्या बोलेगा वो, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का संक्षिप्त नाम क्या है, या इसको संक्षिप्त कीजिए। तो पैक्स लिखा होगा PECS। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पैक्स विधि का प्रयोग हम किन के लिए करते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, स्वाधीनता वाले बच्चों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और बहुत अच्छी विधि है ये बच्चों के लिए सिखाने को,
क्योंकि इससे ऑटिज्म बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया, कम से कम 7 साल तक मैंने ऑटिज्म बच्चों के साथ काम किया, ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ, ठीक है दोस्तों। तो उनके साथ अगर हम इसका पैक्स का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, तो दोस्तों उनसे कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। क्या होता है ना, जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं उनका कभी कभी आईक्यू बहुत हाई होता है, ठीक है, सामान्य से ज्यादा उच्च होता है, तो उनके लिए समझाने में बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं और क्या है, कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त भी कर पाते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रक्षेपित साधन यानी कि प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से हैं। अब प्रक्षेपित साधन आ गया तो आपको समझ नहीं आएगा प्रक्षेपित साधन क्या थे, पढ़े ही नहीं है, क्योंकि शब्द बहुत ज्यादा हिंदी का शुद्ध शब्द आ जाएगा। अगर वहां पूछने प्रोजेक्टेड एड, आप तुरंत समझ जाना हमारे प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से, प्रक्षेपित साधन कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूं तो 3 हैं, जैसे सबसे पहला ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, एपेडाइस्कोप हो गया और स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। अगर वहां पर ऑप्शन में आपको 4 मिलते हैं तो अगर उसमें पूछ जाएंगे तो 3 आपके सही होंगे, चौथा ऑप्शन होगा ये में से कोई नहीं या कोई एक, इस तरीके से। लेकिन आप 3 को ध्यान रखना, कौन कौन से, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, दूसरा एपेडाइस्कोप, ठीक है, तीसरा हो गया आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। इन 3 को ध्यान में रखना है, ये 3 ज्यादातर अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये 3 ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपेडाइस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है दोस्तों कि यहाँ पर लिख देंगे ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपेडाइस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर, और यहाँ पर आपका कर देंगे ब्लैक बोर्ड, एक ऑप्शन भी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से प्रोजेक्टेड एड नहीं है या निम्नलिखित में से प्रक्षेपित साधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपेडाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड क्या है, वो प्रक्षेपित साधन नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड वहां पर राइट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नेगेटिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, और इस शब्द का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में कि कौन सा नहीं कहा गया है, किस वाक्य में और किस में हाँ पूछा गया है, ठीक है। और सेम ट्रू और फॉल्स में भी आपको ये करना है, सही और गलत का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, खोपड़ी और सेरिब्लम अर्धगोले छोटे होना, ये लक्षण किस स्थिति से संबंधित है। इन्होंने लक्षण बताए और आपसे एक कंडीशन पूछी है कि किस कंडीशन के ये सिम्टम्स हैं। मतलब खोपड़ी यानी कि सिर का आकार बहुत छोटा होना, सेरिब्लम मतलब सेरिब्रम के अर्धगोले यानी कि दबा हुआ और चौकोर छोटा होता है, ठीक। ये लक्षण किस स्थिति के, दोस्तों देखा जाए हमने कंडीशन पढ़ी थी माइक्रोसेफेलिस। माइक्रोसेफेलिस में क्या होता है, व्यक्ति आयु के अनुसार, ठीक है, और उसका जो शरीर का अगर बात करें तो उसके शरीर के अनुसार भी क्या होता है, उसका सिर बहुत छोटा होता है, शरीर के आकार के अनुसार सिर बहुत छोटा होगा, आयु के अनुसार भी बहुत छोटा होगा। अगर हम उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये 5 साल का या 6 साल का बच्चा है, उसकी खोपड़ी का आकार इतना छोटा होगा, अर्धगोले साइड में अर्धगोले होते हैं। तो दोस्तों ये स्थिति हमारी माइक्रोसेफेलिस से संबंधित है। जैसे कि एक हाइड्रोसेफेलिस पढ़ा था हमने, हाइड्रोसेफेलिस में क्या होता है, सिर का आकार बड़ा होता है, और माइक्रोसेफेलिस में क्या होता है, सिर का आकार छोटा होता है, ठीक है। तो किससे संबंधित है ये, माइक्रोसेफेलिस से। क्वेश्चन नंबर 46, विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हो रहे हैं दोस्तों, चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्स हो गए, डिप्लोमा कोर्स हो गए या लॉन्ग टर्म कोर्स हो गए, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सब, और इन पर नियंत्रण किसका रहता है, ऑल ओवर बॉडी किसकी रहती है इस पे, तो दोस्तों किसकी रहती है, बहुत कॉमन है ये, लेकिन पेपर 7 में मुझे लगता है, क्योंकि 2-4 मैंने ऐसे पेपर देखे मतलब बहुत पुराने, अगर ओल्ड पेपरों की बात करूं तो कुछ क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी है आपका, विशेष शिक्षा कोर्सों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना RCI के अंतर्गत आती है सर।
नियंत्रण आ गया यहाँ पर अंतर्गत भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अंतर्गत नियंत्रण दोनों पूछा गया है। किसके अंतर्गत आता है? विशेष शिक्षा के संबंधित कोर्स किए जाते हैं, तो आरसीआई के अंतर्गत, या नियंत्रण किसका रहता है? आरसीआई का रहता है। क्वेश्चन नंबर 47, किस स्थिति को चिरकालिक विकलांगता यानी कि क्रोनिक डिसेबिलिटी कहा जाता है? ऐसी कौन सी कंडीशन है या ऐसी कौन सी अक्षमता है जिसे चिरकालिक यानी कि क्रोनिक डिसेबिलिटी कहा जाता है दोस्तों? तो वह डिसेबिलिटी है सीपी, सेरेब्रल पालेसी, प्रमस्तिष्क पश्चाघात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, यूडीएल शैक्षणिक ढांचा किसने बनाया? सार्वभौमिक शैक्षणिक ढांचा, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ठीक है, तो सार्वभौमिक शैक्षणिक ढांचा तो किसने दिया? ये ब्लूम ने। पेपर 11 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है पार्ट ए में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, सीपी की संलग्न स्थितियां शामिल है, स्थितियों में शामिल है। संलग्न का मतलब हो गया या एसोसिएटेड कंडीशन, यानी कि सेरेब्रल पालेसी के साथ और कौन कौन सी एसोसिएटेड कंडीशन, और उन्होंने अगर स्थितियां बात की है तो और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो उनमें शामिल है। ना तो उन्होंने लक्षण पूछे हैं ना विशेषताएं पूछी गई है, उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन पूछी है। क्वेश्चन कह रहा है सीपी की संलग्न स्थितियों में शामिल है, तो सीपी बच्चों के साथ हमें और कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? आईडी बहुत देखने को मिलती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है हमें, प्लस अगर हम बात करें एडीएसडी भी देखने को मिलता है, एडीएसडी। ठीक है, और सीपी के साथ साथ और क्या क्या देखने को मिलती है? एडीएसडी हो गया, एचआईवी देखने को मिलता है। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर अधिगम अक्षमता की बात आ जाए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि सीपी संलग्न स्थितियों में अधिगम अक्षमता से संबंधित कौन सा विकार देखने को मिलता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा देखने को मिलता है लिखने में समस्या, क्योंकि वे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते, तो लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया देखने को मिलता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, स्कूल शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू हुई? अब ये क्वेश्चन पेपर 7 में भी पूछा गया है और पेपर 11 में भी पूछा गया है, तो दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। सीसीई जो प्रोसेस है किस संस्था द्वारा लागू की गई? तो दोस्तों सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बौद्धिक अक्षमता के किस वर्गीकरण के अंतर्गत अभिरक्षण आता है? बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत उन्होंने पूछा है। अभिरक्षण का मतलब है दोस्तों कस्टोडियल। जब हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा था तो उसका क्लासिफिकेशन किया था हमने। ठीक है, उसको वर्गीकृत किया था, तो उसको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? एक तो था हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार था, दूसरा था हमारा शैक्षणिक, और एक और था मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक और चिकित्सीय लक्षणों। मनोवैज्ञानिक में हमारा ये आ गया था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड आया था, और दूसरा शैक्षणिक जिसपे बात कर रहे हैं, तो शैक्षणिक में हमारा एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। ठीक है, यानी कि शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक और कस्टोडियल यानी कि अभिरक्षण। और तीसरा क्या था हमारा? चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, जिसमें और सारी कंडीशंस बताई थी। डाउन सिंड्रोम हो गया, माइक्रोसेफेलिस हो गया, हाइड्रोसेफेलिस हो गया, क्रिटिनिज्म हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आई थी? हमारे चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों जो तीसरा हमारा जो दूसरे नंबर का जो हमारा क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, दूसरा भाग जो था बौद्धिक अक्षमता का, शैक्षणिक वर्गीकरण। तो शैक्षणिक वर्गीकरण के अंदर यानी कि किसके अंदर आएगा? ये शैक्षणिक वर्गीकरण के अंदर आएगा, जिसमें पहला बोला गया था शैक्षणीय, दूसरा था प्रशैक्षणीय, तीसरा था अभिरक्षण यानी कि कस्टोडियल। तो किसके अंतर्गत आया? ये शैक्षणिक वर्गीकरण के अंतर्गत आया, शैक्षणिक वर्गीकरण, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन के अंदर।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार सीपी को कितने भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन आपका आएगा जरूर, चाहे वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में पूछ ले, चाहे वो आपका पेपर 8 में एसोसिएटेड कंडीशंस में पूछ ले। तो दोस्तों ये चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार सीपी को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि जो हमने सीपी का क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी हमारा क्या था, तीव्रता के अनुसार, प्रभावित अंगों के अनुसार और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। अब हमने यहाँ पर केवल चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार बताना है। तो कौन कौन से थे, पहला तो था आपका स्पास्टिसिटी, ठीक है, दूसरा था आपका एथोटोसिस, तीसरा था आपका अटेक्सिया, चौथा था आपका मिक्स्ड, ठीक है, यानी कि स्पास्टिसिटी सीपी, एथोटोटिस सीपी, अटेक्सिया सीपी और मिक्स्ड सीपी, ठीक है। सभी की कंडीशंस के अनुसार सिम्टम्स सबके अलग हैं, ठीक है, इनके लक्षण और विशेषताएं दोनों सबके अलग अलग हैं। तो दोस्तों चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार सीपी को 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा गया था, स्पास्टिसिटी, एथेटोसिस, अटैक्सिया और मिक्स्ड। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, डाउन सिंड्रोम किस अक्षमता से संबंधित। अब इन्होंने अक्षमता पूछा है कि डाउन सिंड्रोम जो है किस अक्षमता से रिलेटेड है। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो क्लासिफिकेशन किया था, तो जो हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार आया था उसके अंतर्गत हमने डाउन सिंड्रोम को पढ़ा था। तो डाउन सिंड्रोम किससे अंतर्गत आ गए, किस अक्षमता से। यहाँ पर अक्षमता भी आ सकता है और स्थिति भी आ सकता है, ठीक है, तो आ जाएगा या विकलांगता या दिव्यांगता, जो भी शब्द आपने देखने को मिले। लेकिन डाउन सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, ना तो फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ना विजुअल इंपेयर्ड से रिलेटेड है, ना हियरिंग इंपेयर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर रिलेटेड है तो किससे है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, बौद्धिक अक्षमता से, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, सीपी को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों 3 भागों में किया गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तीव्रता के अनुसार, दूसरा है प्रभावित अंगों के अनुसार, तीसरा है आपका चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, ठीक है। अब इसमें तीव्रता के अनुसार हमारा माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड आ गया। प्रभावित अंगों के अनुसार हमने कल पढ़ा था, क्या था उसमें, हेमीप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, डायप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, ठीक है। अब चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार ये हमने अभी ऊपर किया है, स्पास्टिसिटी, एथोटोसिस, अटैक्सिया और मिक्स्ड। तो ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, पैराप्लीजिया में कितने अंग प्रभावित होते हैं, यानी कि जो प्रभावित अंगों के अनुसार सीपी है तो उसमें स्पेसिफिक कंडीशन है एक पैराप्लीजिया। तो पैराप्लीजिया में कितने अंग प्रभावित होते हैं जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है या होता है। तो दोस्तों पैराप्लीजिया में, जैसे कि उसका नाम से ही आपको एक हो रहा है कि पैराप्लीजिया, तो पैराप्लीजिया में दोस्तों व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं, दोनों पैर प्रभावित होते हैं पैराप्लीजिया में। देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ एग्जांपल के, यहाँ देखिए आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये 20 व्यक्ति के क्या है, दोनों पैर प्रभावित हो जाएंगे, यानी कि लोअर लिम्ब इसका प्रभावित होगा पैराप्लीजिया में, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको और कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हमारे जो अंग प्रभावित हुए हैं प्रभावित अंगों के अनुसार, ठीक है। तो पैराप्लीजिया में व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56, स्पास्टिसिटी सीपी में कौन सी चाल पाई जाती है, यानी कि जिन बच्चों को स्पास्टिसिटी सीपी होता है उन बच्चों में या उन व्यक्तियों में उनका गेट, यानी कि चाल का मतलब है दोस्तों गेट, जब वे किसी भी शारीरिक रूप से अगर वे असक्षम है या थोड़ा बहुत अगर चल रहे हैं तो उनकी क्या है,
थोड़ी सी समस्या है शारीरिक रूप से, तो चलने की जो चाल होती है, गेट्स जिसे बोलते हैं, तो वह बदल जाती है। ठीक है, जब ये शारीरिक रूप से प्रभावित है। तो दोस्तों स्पास्टिसिटी सीपी में कौन सी चाल पाई जाती है? एक टाइप है, गेट्स के बहुत सारे टाइप है उसमें। ठीक है, लिपिंग गेट हो गया, सरकमडक्टिंग गेट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं। तो दोस्तों स्पास्टिसिटी सीपी में कौन सा गेट पाया जाता है या चाल पाई जाती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पेपर 8 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा गेट पाया जाता है? इसमें पाया जाता है दोस्तों सीजर गेट। सीजर गेट। ध्यान रखें। अब आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, सीजर गेट कौन से मतलब किस स्थिति में पाया जाता है या कौन सी अक्षमता वाले बच्चों में पाया जाता है? यह सीजर गेट प्रभावित सीजर गेट चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार किस सीपी में पाया जाता है? तो आपको याद रहे स्पास्टिसिटी सीपी में सीजर गेट पाया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति के पैर इस तरीके से रहते हैं, जैसे सीजर होता है, हमारी कैंची जो होती है उसकी तरह होती है, और उनकी चाल भी इसी तरीके से होती है, जो कि अच्छे से नहीं चल पाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, मस्तिष्कीय असामान्य स्थिति जिसमें मांसपेशियों का नियंत्रण नष्ट हो जाता है, वह स्थिति क्या कहलाती है? एक तरीके से इन्होंने सीपी को छोटे से शब्दों में डिफाइन कर दिया। सीपी क्या है? सीपी एक ऐसी अप्रगतिशील और मस्तिष्कीय असामान्य स्थिति है जिसमें मांसपेशियों का नियंत्रण नष्ट हो जाता है, वह क्या है? सीपी कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों सीपी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, शारीरिक रूप से अप्रगतिशील अवस्था किस अक्षमता से संबंधित है? जिन्होंने सेरेब्रल पालिसी की अगर परिभाषा पढ़ रखी होगी, उसको डिटेल में पढ़ रखा होगा, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं अप्रगतिशील अवस्था किसमें है? शारीरिक दिव्यांगता का एक प्रकार है जिसे हम सीपी कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक रूप से अप्रगतिशील असामान्यता सीपी में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, मांसपेशियों में समन्वय न होना, अस्थिर गति और लड़खड़ाती चाल किस स्थिति में शामिल है? अब इन्होंने देखिए इसमें क्या है, चाल को बता दिया लेकिन स्थिति पूछी, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने गेट पूछा था, यहाँ गेट दे दिया। अब आपको बताना है कि ये गेट किस सीपी से रिलेटेड है, या कौन सीपी के किस कंडीशन से रिलेटेड है, किस टाइप के सीपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मांसपेशियों में समन्वय ना होना, यानी कि हमारे मसल्स पे कोऑर्डिनेशन नहीं होना, और कह रहे हैं अस्थिर गति। ठीक है, और फिर कह रहे हैं लड़खड़ाती चाल, तो किस स्थिति से संबंधित है? ये है दोस्तों हमारा अटेक्सिया से संबंधित। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए दोस्तों, अटेक्सिया सीपी में कौन सा गेट पाया जाता है, तो ये चीज आप पूरा नोट कर लीजिए, इसका क्वेश्चन भी और आंसर भी। तो अटेक्सिया में गेट बताना होगा, और उसकी जो विशेषता है जिसमें समन्वय नहीं होता है और स्थिर गति और लड़खड़ाती चाल रहती है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, एसएसए का विस्तार क्या है? तो बहुत इजी है दोस्तों पेपर 7 के लिए, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो ये भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, लेकिन एक बार देखना सही रहता है। तो सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान पेपर 7 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है एसएससी। तो पेपर 7 और शायद पेपर 11 के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 से तो है ही है, लेकिन पेपर 11 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो दोस्तों आज भी हमने पूरे 20 प्रश्नों पर बात की है, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठे, ताकि हर क्वेश्चन के आंसर को आप नोट करते रहें, क्योंकि जब हम लिखते हैं और जब हमारी बहुसंवेदी एक साथ कार्य करती है तो वह चीज हमें याद आ जाती है और समझ आ जाती है। स्क्रीनशॉट क्या है, एक स्क्रीनशॉट रह जाता है, मेमोरी फुल होती है फोन की, और कुछ नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।